नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पारित 15 प्रस्तावों की जानकारी दी और ये प्रस्ताव है बुंदेलखंड का भी यहाँ पर प्रस्ताव निकल के सामने आया है। प्रदेश में धान खरीद नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। नगर निकायों के लिए आकांक्षी योजना लागू की गई है। आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ का बजट दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के 14 शहरों को 740 ऐसे बसों की सौगात दी गई है। प्रतापगढ़ के कुंडा में गंगा घाट का विकास किया जाएगा। तमाम प्रस्ताव है जो आपके समक्ष रख रहे हैं। इन प्रस्तावों पर मुहर लगी है इस कैबिनेट की बैठक में। और जम्मू कश्मीर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आपकी असली उपलब्धि यह है कि आपने अपने प्रयास से मुश्किल को आसान बना दिया है। देश के नागरिकों ने सीमा क्षेत्र के विकास को एक उपलब्धि के रूप में लेना बंद कर दिया है, लेकिन यह सामान्य हो गया है। असली सफलता तो यह है कि इतने दुष्कर और मुश्किल से दिखने वाले कामों को भी आपने अपनी मेहनत से बहुत आसान बना दिया है। आप देश के लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसे नॉर्मल मानने लगे हैं और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। मैं ऐसा मानता हूं। जैसे साथियों कोई न्यूरोसर्जन होता है, न्यूरोसर्जन, आप उसका काम देखिए कि न्यूरोसर्जन का काम यह कितना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वह अपने काम में एक्सपर्ट होता जाता है उसके काम करने की गति, उसके काम करने की क्षमता यह बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे वह एक्सपर्ट होता है उसके लिए वह चीज बहुत ही आसान होती जाती है और एक समय आता है कि वह एक दिन में 3-3, 4-4 सर्जरी करने लगता है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जानते होंगे कि इससे ज्यादा भी कर पाता है कि नहीं कर पाता है। आप इसरो को अभी देख सकते हैं जिसकी चर्चा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने की है। आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल में ही इसरो ने शिव शक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन एक समय वह भी था जब इसरो एक सैटेलाइट तक भी नहीं छोड़ पाता था। हम दूसरे देशों के पास जाकर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसरो अपनी मेहनत व लगन से इस काम में इतनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, इतना एक्सपर्ट बन गया है कि आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। यह है हमारे इसरो की ताकत। आज सैटेलाइट लॉन्च करना इसरो के लिए बिल्कुल बाएं हाथ का यह खेल बन गया है। ठीक उसी प्रकार सीमावर्ती इलाकों जो दुर्गम और बहुत ही कठिन माने जाते हैं वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, मैं समझता हूं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने G20 के बहाने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो कहा करते थे कि हिमाचल उनका दूसरा घर है और वॉशिंगटन के सेब पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन जब वो पीएम बने तो उनके मुताबिक रिपोर्टों के अनुसार G20 के दौरान केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वॉशिंगटन सेब पर केवल 15% आयात शुल्क जो है वो लगाया जाएगा, जो कभी 70% था। ये डायलॉग मोदी जी बोलते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं, लेकिन कमिटमेंट देश के मजदूरों से, देश के किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से, गरीबों से नहीं, कमिटमेंट अदानी और अमेरिका से। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी जी कहते थे हिमाचल उनका दूसरा घर है और सेब पर, वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, सेब पर वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऐसी बातें कहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार G20 के वक्त पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने,
कि वॉशिंगटन एप्पल पर जो सेब हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी 70% से काटकर 15% पे ले जाया जाएगा। यह कमिटमेंट मोदी जी ने अमेरिका को करी। यह कमिटमेंट करते वक्त मोदी जी एक बात भूल गए। जब जून में जा रहे थे अमेरिका तो 70% से घटाकर 50% करने की बात कही थी। तभी स्टेट डिनर भी मिला था, एक डिफेंस डील भी करी थी, माइक्रोन को भी बुलाया था। और अब जब अमेरिका यहां आया तो उनको तोहफा दिया। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है, और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, वही है तो मुमकिन है। और असलियत यह भी है कि अमेरिका में सेब उगाने वाले बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको सरकार बड़ी सब्सिडी देती है। और सनातन धर्म को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी बार बार इस मुद्दे पर डीएमके पर हमला बोल रही है। इस बार बीजेपी ने सनातन विवाद को लेकर कांग्रेस और आरजेडी को घेर लिया है। पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सनातन को लेकर रोज नए नए बयान सामने आ रही है। मेरा पहला सवाल सोनिया गांधी से है कि इस मुद्दे पर चुप क्यों है। मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी यही सवाल पूछा है। डीएमके के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी टिप्पणी जो आई है वो तो कमाल की आई है। मिस्टर पॉन मूडी, और अंग्रेजी में एक शब्द है द कैट इज आउट ऑफ द बैग। जो हमारी सोच थी वो सामने आ गई कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की थी, और बाद में तो डी राजा ने कहा कि ये एड्स से भी अधिक संक्रामक है, इट इज वर्स देन एड्स एंड टीबी। आज हम बीजेपी की ओर से कुछ बड़े सवाल रखना चाहते हैं। जो वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा है वो एक सच्चाई है, और इनका हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना। और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? कर पाएंगे क्या ये? हम सभी आस्थाओं का सम्मान करते हैं। सभी आस्थाओं के जो ईश्वर हैं, जिनको मानते हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और ये वोट बैंक के लिए दूसरे पर तो चुप हो जाते हैं और सनातन का खुलकर विरोध करते हैं। और दौसा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल जनरल वीके सिंह से पीओके के शिया मुस्लिमों की ओर से भारत का रास्ता खोलने की मांग को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने जब जवाब दिया, वहीं वीके सिंह के बयान पर सांसद संजय राउत ने वार करते हुए कहा है कि पीओके तो हमारा हिस्सा है ही, लेकिन चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है उसका कुछ कीजिए। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। G20 समिट में एक मिनट, स्वागत है। हमने हमेशा ये देखा है, एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक साल में चीफ जब अपने पद पर थे तब लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो? हम आपका स्वागत करेंगे, आप उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चाइना घुस गया है,
राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ली है, अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है, ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए, फिर बाद में अपने आप पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सारे सर्वे दिखा रहे हैं कि आगामी चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। अब राज्य में जगह जगह पर आईटी ईडी के दफ्तर खुल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। संगठन के महामंत्री श्री वेणुगोपाल जी ने हर संसदीय क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है और वे चुनाव के नतीजे आने तक वे उन क्षेत्र में हमारे एआईसीसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और निचले स्तर तक जो संगठन है उसके साथ काम करेंगे। आज पूरे प्रदेश में ये आम राय बन चुकी है, सारे सर्वे भी यही दिखा रहे हैं कि इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब जैसी हमारे पास समाचार पत्रों के माध्यम से, आपके माध्यम से सूचना आ रही है कि अब मध्य प्रदेश में जगह जगह पर आईटी, ईडी के दफ्तर खोल रहे हैं, अधिकारी पदस्थ किए जा रहे हैं। अरे भाई, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मुख्यमंत्री के स्टाफ के लोग, उन पर ईडी, आईटी सब लगी हुई है, क्योंकि वो 5 साल से सरकार में है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो जो भ्रष्टाचार का साम्राज्य है, वहां पर अगर ईडी, आईटी के दफ्तर खुल रहे हैं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके चहेते अधिकारी, कर्मचारियों घर पर छापा डालिए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर छापे डालेंगे, यानी कि विपक्ष के ऊपर छापा डालने की योजना मध्य प्रदेश में है। और 63वें SIM कन्वेंशन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डीजल इंजन वाहनों पर अतिरिक्त 10% GST लगाने का अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं। डीजल वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं और सरकार चाहती है कि सड़क पर इसकी संख्या कम से कम हो। जल्दी डीजल को कम कराइए। 2014 के बाद जो 52% डीजल की गाड़ियां थी वो 18% पे आई है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, डीजल की गाड़ियां नहीं बढ़नी चाहिए। आप ही आपके लेवल पर निर्णय करिए ताकि डीजल कम से कम हो, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं सरकार को, वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करूंगा कि डीजल ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है, इसके ऊपर 10% टैक्स एडिशनल लगाना चाहिए। मैंने साफ बताया, जो बताया वही लिखो आप। मैंने बोला डीजल यूज करने वाले व्हीकल के ऊपर अगर जल्दी आप अल्टरनेटिव नहीं लाएंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो हम अपने तरफ से पेट्रोलियम में हमारे वित्त मंत्री जी को अनुरोध करेंगे कि डीजल को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर एडिशनल पोल्यूशन टैक्स लगाएं। ठीक है सर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत में समालखा शक्ति केंद्र संगम में पहुंचे हैं। दरअसल समालखा में चल रहे बीजेपी की अल्प कहानी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार और सांसद संजन भाटिया सहित कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने कहा है कि सारे लोकसभा क्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे और उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों तक सरकार की नीतियों को पहुंचाएंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने यह भी दावा हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी और लोकसभा की 10 सीट बीजेपी जीतेगी।
हरियाणा की शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। बता दें कि जगाधरी विधानसभा के नालागढ़ माजरी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला के 75 लाख की लागत से बने नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। तो वहीं साथ ही अमर विहार और विजयनगर कॉलोनी में 14 लाख रुपए की लागत से गली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और याकूबपुर गांव से कटकौली गांव तक लगभग 64 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का भी उद्घाटन किया गया। उसी दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से पूरे प्रदेश के साथ साथ जगाधरी विधानसभा के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में अनेकों विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल यमुनानगर पहुंचे हैं, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी ने भारत से आकर भी हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। वो हिंदू है और उनको इस बात पे गर्व है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। G20 शिखर सम्मेलन में विपक्ष के नेता भी मौजूद रहे। पूरा किया और जिस प्रकार से दुनिया में भारत का जो है प्रभुत्व बढ़ा, उसकी साख बढ़ी, वो हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया है। मोनू मानेसर पर नासिर जुनैद हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है, जिसके बाद अब उसे राजस्थान पुलिस के हवाले किया जाएगा। मोनू को उसी के गांव मानेसर से पकड़ा गया। वो पिछले 8 महीने से फरार था। आपको बता दें कि 16 फरवरी 2023 को हरियाणा की भिवानी में बोलेरो गाड़ी में 2 जली हुई लाशें मिली थी। जांच में पता चला था कि ये लाशें राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर की थी। हरियाणा के कई गौ रक्षकों पर उनकी हत्या का आरोप लगा है। इनमें सबसे चर्चित नाम जो है मोनू मानेसर उर्फ मोहित का है। और मुजफ्फरनगर में सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड को अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ट्रक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक होमगार्ड सुंदरपाल मंसूरपुर थाने में तैनात था। गांव चांसमद से ड्यूटी जाते समय यह हादसा हुआ। और चित्तौड़गढ़ में बिजली के पास हादसा हो गया है। दरअसल शहर में बिजली के पोल पर लगे तार के खुले होने के कारण पास से आने जाने वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। बिजली के पोल तार खुले होने के कारण करंट की चपेट में कई लोग और कई मवेशियां भी आ चुके हैं। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीजेपी द्वारा देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत झारखंड के पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने दुमका में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव घूमकर मिट्टी इकट्ठा किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मेरी माटी मेरे देश कार्यक्रम का मकसद बताते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा है कि दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश के वीर शहीदों की याद में बनने वाले अमृत वाटिका में जब देश भर से इकट्ठा हुई माटी डाली जाएगी तो वहां पहुंचने पर हर देशवासियों को फक्र होगा। मोदी जी का यह संदेश, मेरा माटी मेरा देश, मोदी जी का। और डिग में पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एक आरोपी को जेल से छुड़वाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत लेते समय कामा थाने में कार्यरत पुलिस को गिरफ्तार किया गया। जेल में बंद आरोपी के परिजनों के आरोप के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मामले का ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल है।
और गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी गैंगस्टर केस में मंगलवार को सुनवाई की। बता दें कि 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वहीं 2009 में कंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन पर हत्या के प्रयास करने का मामला है। फिलहाल दोनों मामलों को मिलाकर 2010 में गैंग चार्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं मामले की सुनवाई टाल दी गई है और अब 20 सितंबर को होगी। और लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे पर आवारा मवेशियों के दिखाई देने पर सिलसिला लगातार जारी है, जिसको देखते हुए डीएम माला श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी किया है। बता दें कि डीएम ने कहा है कि हाईवे पर आवारा मवेशी दिखाई देने पर खंड विकास अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बढ़ते हादसों को लेकर आदेश जारी किया है। इस दौरान डीएम ने खंड विकास अधिकारी को एक पत्र भी लिखा है, लेकिन पत्र जारी करने के बाद भी हाईवे पर भारी संख्या में जगह जगह पर आवारा मवेशियां नजर आ रही हैं। पाकुड़ में टोटो चालक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें सोमवार देर रात मुफसिल थाना क्षेत्र के नवदा गांधीपुर में चालक की हत्या करके आरोपी वहां टोटो लेकर फरार हो गया। मंगलवार सुबह मामले की जानकारी होने के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। लखनऊ में एनएसजी के उच्च अधिकारियों ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से मुलाकात की। दरअसल विधानसभा और लोक भवन की सुरक्षा को लेकर मुलाकात की गई थी और विधानसभा के बिल्कुल करीब सेना का हेलीकॉप्टर उड़ा, तो वहीं सेना का हेलीकॉप्टर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना। बता दें कि बुधवार को शाम 4 बजे लोक भवन में एनएसजी का मॉक ड्रिल होगा। और बदायूं के अलापुर थाना इलाके के मऊ स्थित ईट भट्टे के पास एक मधुमक्खी पालक ने सैकड़ों चिड़िया की जान ले ली है। उसमें कई जगहों पर आटे की गोलियों में जहर रखकर चिड़ियों को मार दिया गया है। मामले की जानकारी पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने दी है। वन विभाग से इसके आधार पर जांच की मांग की गई है। खबर में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज अजमेर दौरे पर है, जिसके बाद सचिन पायलट सर्किट हाउस पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं से बात करने के साथ चुनावों को लेकर भी बात किया गया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन एक साथ मिलकर काम कर रही है, चुनाव लड़ेगा। साथ ही पायलट ने कहा है कि प्रियंका गांधी राजस्थान में सभा को संबोधित करते हुए चुनाव का आगाज कर गई है। केंद्र की 9 साल की बीजेपी की सरकार पर कहा है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया, हर क्षेत्र में विफल रही है। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और नौजवान सब बीजेपी को झेल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।